वेलकम टू फिनिश एज्युकेअर. आज का टॉपिक है हाऊ टू स्टडी लॉन्ग आन्सर्स. मराठीमध्ये उत्तरांचा अभ्यास कसा करायचा. तो लॉन्ग आंसर्स मतलब आपको पता है कि ज्योग्राफी में और हिस्ट्री में लॉन्ग आंसर्स होते हैं. बेसिकली लॉन्ग आंसर्स 4 मार्क्स के लिए होते हैं. तो महाराष्ट्र बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए हमें 8 पॉइंट्स लिखना होता है. तो इतने 8 पॉइंट्स हम याद नहीं कर सकते. तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया था कि बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, उसे कैसे याद करना है. ओके, सो इस वीडियो में उस बारे में मैं बात करूँगा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट मेमोराइज आन्सर्स. मराठीमध्ये बोललं तर उत्तर जे आहेत ते पाठ नाही करायचं. रट्टा मत मारो. कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि आंसर्स याद करने में लग जाते हैं. अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो याद कर सकते हो क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े आंसर्स नहीं होते. लेकिन आप जैसे जैसे आगे पढ़ते जाओगे, 12th में जाओगे, उसके बाद पढ़ोगे, तो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, 2-3 पेज के आंसर्स होते हैं, तो उसको याद नहीं कर सकते हो आप. ओके, तो उसको कैसे पढ़ना है, उस आंसर्स को कैसे पढ़ना है, तो समझ के पढ़ना है. आपके ओन वर्ड्स में आपको लिखने आना चाहिए. स्वतःच्या शब्दांमध्ये तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे. तुम्ही किती पाठ करणार. आता तर तुम्ही पाठ करू शकता, छोटे छोटे उत्तर असतात. पण जर तुम्ही पुढे गेलात, 12वी नंतर गेलात, 12वी नंतर शिकलात, तर उत्तरं खूप खूप मोठे होत जातात. मग हे आपण पाठ नहीं करू शकत. सारे आंसर्स हम याद नहीं कर सकते. ओके, तो अभी कैसे पढ़ना है. सबसे पहला टॉपिक को समझना है. अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कि कोई भी टॉपिक है, कोई भी कंसेप्ट है, उसे समझ में आना चाहिए. कंसेप्ट अगर समझ में आया तो आप आपके ओन लैंग्वेज में, ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. ओन लैंग्वेज में नहीं, ओन वर्ड्स में लिख सकते हो. ओके, टेक्स्ट बुक रेगुलरली रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. टेक्स्ट बुक जो है वो जब तक आप रीड नहीं करोगे रेगुलरली, तब तक आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आएगा. और एक बार बार टेक्स्ट बुक रीड करोगे तो आपको याद करने का भी ज़रूरत नहीं है, सब आपको पता होगा. ओके, तो पहला है रट्टा मत मारो. ये बहुत सारे बच्चे करते हैं कि क्यों भूल जाते हो आप, क्योंकि आप याद करते हो, उसे रट्टा मारते हो. कि कुछ टाइम के बाद वो क्या होता है, भूल जाते हो आप. या एग्जाम के टाइम, एग्जाम में भी आपने देखा होगा कि आप पूरा याद करके जाते हो घर से, एग्जाम में जाके पूरा ब्लैंक हो जाते हो. क्योंकि आपको वो टॉपिक या वो जो आंसर है समझ में नहीं आता है कि क्यों क्यों ऐसा आप लिख रहे हैं. सिर्फ आपने रट्टा मारा होता है. मेन रीजन वाई स्टूडेंट्स आर फॉरगेटिंग द आंसर्स आर इज बिकॉज दे आर बाय हार्टिंग दॅट आन्सर्स. बाय हार्ट करते हो, रट्टा मारते हो. पाठांतर करून गेल्यानंतर तुम्ही विसरणारच. ठीक है. सेकंड इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है. सपोज एक पेज का आंसर है, हम एक पेज पूरा बाय हार्ट नहीं कर सकते, रट्टा नहीं मार सकते. एक पानाचा उत्तर असेल तर पूर्ण आपण पाठांतर नाही करू शकत. कभी कभी 2 पेज का भी आंसर होता है. तो कैसे पढ़ना है उसे, तो उसमें के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद करना है. सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स याद करना है और उस मेन पॉइंट से आपको पूरा आंसर फ्रेम करना है. ये मेन पॉइंट्स अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप उस मेन पॉइंट्स को यूज करके आप आपका आंसर बना सकते हो. बट उसके लिए क्या क्या आना चाहिए, आपको अच्छे से लिखने आना चाहिए. कि आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो आपका इंग्लिश थोड़ा अच्छा होना चाहिए कि आप इंग्लिश में अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, की उस मेन पॉइंट्स को यूज करके आप आन्सर लिख सको. समजा तुम्ही मराठी मीडियममध्ये असाल तर मराठी तुम्हाला नीट लिहिता आलं पाहिजे. ही मराठी जर नीट लिहिता आलं तर तुमचे जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत ते तुम्ही लक्षात ठेवायचं आणि ते महत्त्वाचे मुद्दे वापरून आपण आपला स्वतःचं उत्तर बनवायचा, स्वतःच्या शब्दात उत्तर लिहायचा. तर त्यानंतर काय तुम्हाला जास्त पाठांतर करायची गरज लागणार नाही. फक्त तुम्हाला जे जे मेन मेन पॉइंट्स आहेत ते फक्त लक्षात ठेवायचे. तो वही बोला मैंने, वापस वापस हिंदी में रिपीट करता हूँ कि मेन मेन पॉइंट्स आपको याद करना है. मेन पॉइंट्स अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप उस मेन पॉइंट्स को यूज करके आप आंसर लिख सकते हो. नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स. हम एग्जांपल्स देखते हैं. यहाँ यहाँ मैंने एक आंसर दिया हुआ है. ये 10th महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री का मैं कुछ आंसर्स के एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी. ये फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन है, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के ऊपर लिखो. अभी आप क्या करोगे, नॉर्मली आप पढ़ रहे हो तो क्या करोगे, सीधा ये बाय हार्ट करोगे. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है, सीधा सीधा पढ़ने के टाइम ही उसको याद करते करते जाओगे. जितना आप रिटेन कर पाते हो एग्जाम में उतना आप लिखोगे, नहीं तो भूल जाओगे. तो पहले समझ में आना चाहिए आपको, टॉपिक समझ में आना चाहिए कि फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है, फेमिनिस्ट वर्ड का मीनिंग क्या है. हमने हिस्टोग्राफी चैप्टर में अलग अलग तरीके से हिस्ट्री कैसे लिखी गई वो देखा, तो फेमिनिस्ट एंगल से कैसे हिस्ट्री लिखी ये हम इस टॉपिक में देखने वाले. इतना आपको पहला पता होना चाहिए. बाद में उस आंसर में कुछ की वर्ड्स है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, वो आपको याद होना चाहिए. उतने वर्ड्स आपको याद हो गए तो उस वो वर्ड्स अगर आपके माइंड में है तो उस वर्ड्स को यूज करके आप अपना खुद का आंसर फ्रेम कर सकते हो. तो थोड़ा एक आध मार्क, सपोज 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क या हाफ मार्क्स कब मिल जाएगा, बाकी मार्क्स तो आपको मिलने वाले हैं क्योंकि आपने सब पॉइंट्स इंक्लूड कर दिया आंसर में. हम क्या करते हैं, पूरा याद करके जाते हैं, रट्टा मारते हैं और एग्जाम में जाके ब्लैंक हो जाते हैं सीधा, या भूल जाते हैं सीधा पॉइंट्स. तो उसमें क्या होता है, 4 मार्क्स रहेगा तो आपको सिर्फ 1 मार्क या 2 मार्क मिलता है. तो 1 मार्क या 2 मार्क्स से अच्छा 3.5 या 3.5 मार्क्स और 3 मार्क्स तो बहुत अच्छा होता है. तो आप रट्टा मारोगे तो क्या होगा, आपको आधे मार्क्स या 1 मार्क ही मिलेगा. लेकिन आप समझ के लिखोगे, समझ के पढ़ोगे
तो आपको क्या 3 मार्क्स या 3.5 मार्क्स या 3.5 मार्क्स मिलने का चांसेस है। सो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी ये कोई भी आप अगर 8th में हो, 9th में हो, कोई भी स्टैंडर्ड में हो, तो ये कोई भी आपका आंसर है तो उसमें ऐसा आप कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकते हो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल सकते हो। उतने ही वर्ड्स आपको याद करने हैं और उसे उसके हिसाब से आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन देखो, आंसर क्या है। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स रीस्ट्रक्चरिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन। तो अभी ये लाइन है, उसमें से सिर्फ इतना याद रखना है कि हाँ, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन के नजरिए से हिस्ट्री लिखना है। वुमेन को जो भी प्रॉब्लम्स है वो हिस्ट्री में आना चाहिए, वुमेन का कंडीशन कैसा है। सो रीस्ट्रक्चरिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वुमेन, ये अपना पहला कीवर्ड हो गया कि फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी का मतलब ये है। तो आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो कि हाँ, फेमिनिस्ट द मीनिंग ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी इज रीस्ट्रक्चरिंग द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वुमेन। तो इतना कीवर्ड आपको याद रखना है। उसके बाद कौन थी मेन जिसने ये स्टार्ट किया था फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, या जिसके वजह से बाकी लोग भी इंस्पायर हुए, तो राइटिंग ऑफ सिमोन डी बिवियर हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। अब ये सिर्फ 2 लाइन वर्ड आपको याद रहेंगे कि सिमोन डी बिवियर उसने स्टार्ट किया एस्टैब्लिश्ड फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म, कि उन्होंने पहला चालू किया हिस्ट्री फेमिनिस्ट एंगल से लिखना, वुमेन के जो प्रॉब्लम्स है वो हिस्ट्री में लिखना उन्होंने स्टार्ट किया। शी वॉज फ्रेंच। तो उसमें सिर्फ 2 ही वर्ड याद रखना है आपको, सिमोन डी बिवियर और फंडामेंटल्स ऑफ फेमिनिज्म। अभी ये अगर आपको वापस कंसेप्ट मैप में या फिर किसी अलग टॉपिक में भी आया, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया कि सिमोन डी बिवियर मतलब क्या, फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी, ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी एम्फेसिस नॉट ओनली द इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री। अभी ये इतना बड़ा याद रखने नहीं आपको याद हो रहा है, तो इतना याद रखो कि हाँ, तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी क्या बोलता है कि वुमेन का हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस होना चाहिए। सो इंक्लूजन ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री इतना ही नहीं बोल रहा है वो, बट रीथिंकिंग द मेल डोमिनेटेड पर्सपेक्टिव। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद इट ड्रोव हिस्टोरिकल रिसर्च टू फोकस इन डेप्थ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन लाइफ। अब इसने क्या किया, हिस्टोरिकल रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। वुमेन के अलग अलग एस्पेक्ट्स है लाइफ के, वुमेन कहाँ कहाँ काम करती है, वुमेन का कहाँ कहाँ इन्वॉल्वमेंट है। सबसे पहला वहाँ एम्प्लॉयमेंट है, जहाँ वुमेन का रोल इन ट्रेड यूनियन, इंस्टीट्यूशन वर्किंग फॉर देयर कॉज, वुमेन के फायदे के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है, एंड फैमिली लाइफ। तो इसमें सिर्फ 4 पॉइंट याद रखो कि कहाँ कहाँ उन्होंने रिसर्च करना चालू कर दिया, कहाँ कहाँ वुमेन के फोकस इन डेप्थ ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन लाइफ, कि वुमेन के जो भी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें वुमेन करती है उसके बारे में उन्होंने लिखना चालू कर दिया। सबसे पहला है एस्पेक्ट्स ऑफ इन डेप्थ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन लाइफ। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट, रोल इन ट्रेड यूनियन, इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर देयर कॉज एंड फैमिली लाइफ। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हमने देखा। इसमें से सिर्फ इतने आप पॉइंट्स याद रखोगे तो आपके हिसाब से आप आंसर लिख सकते हो। 4 पॉइंट्स अगर ये मेन हाईलाइट्स आपको याद रहेंगे, मेन बुलेट पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, तो आप आपके ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो। ऐसे बहुत अलग अलग आंसर्स है आपके चैप्टर में, अलग अलग आंसर्स है आपके टेक्स्ट बुक में, तो उस सब आंसर्स में से आप की वर्ड्स याद रखो और की वर्ड्स के हिसाब से आंसर फ्रेम करो। यहाँ और एक एग्जाम्पल है कि इंडिया पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी सबसे पहले आपको क्या है, एक मैप आपके मन में आना चाहिए, एक मैप आपके सामने आना चाहिए कि इंडिया पॉपुलेशन, कि ये इंडिया का सपोज यहाँ इंडिया का मैप है सपोज ये, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी क्यों, क्योंकि इंडिया में एक जैसा ज़मीन नहीं है सब जगह, कहीं माउंटेन्स है, कहीं रिवर्स है, कहीं प्लेन्स है, कहीं प्लेटूज है, कहीं डेजर्ट है, कहीं ऐसा एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, कहीं ऐसा एरिया है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो पूरा आपको इंडिया का मैप आपके सामने आना चाहिए कि हाँ, ये जगह है यहाँ माउंटेन्स है, तो इस जगह में क्या होगा, पॉपुलेशन कम होगा। कहीं कहीं एरियाज है जहाँ प्लेन्स है, जहाँ आपको दिख रहा है कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद कुछ एरियाज है जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, जैसे सिटीज़ है मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये इतना आपके मन में आ गया कि चलो ये इंडिया का मैप है और इंडिया के ऐसे ऐसे जगह है इंडिया में, और जहाँ ज़्यादा बारिश हो रहा है, जहाँ ज़्यादा रेनफॉल है, और जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर, एक्सट्रीम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, वहाँ लोग कम रहेंगे। माउंटेनस एरिया है, वहाँ लोग कम रहेंगे। तो आपको उतना जानना है कि माउंटेनस एरिया कहाँ है, हिमालयन एरियाज़ में। जंगल वाला एरिया है यहाँ, जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ जंगल वाला एरिया है, वहाँ लोग कम रहेंगे। इतना आपको थोड़ा बेसिक आइडिया रहा तो आप आपके ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक का याद रखने का भी जरूरत नहीं है आपको। देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है हम देखते हैं अभी। हाँ, इंडिया पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी जितने मैंने मैप देख के पॉइंट्स बताए वही आपको आंसर में लिखना है। तो पहला क्या है, देखो फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी मतलब क्या, कि कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स इस कंट्री में, जहाँ माउंटेन्स है वहाँ लोग कम रहेंगे, जहाँ प्लेन लैंड है वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। तो फिजियोग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है पॉपुलेशन। देन क्लाइमेट, एक्सट्रीम क्लाइमेट रहेगा, जहाँ एकदम ठंडी रहेगा तो वहाँ लोग कम रहेंगे, जहाँ एकदम गर्मी रहेगा तो वहाँ लोग कम रहेंगे। सो क्लाइमेट
आर इम्पॉर्टेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कि मेन रोल कौन प्ले करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में? एक तो क्या है, फिजियोग्राफी, देन क्लाइमेट। उसके बाद देखो क्या है, हाई डेंसिटी, कहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है? तो मैंने बताया जहाँ प्लेन लैंड है, तो फर्टाइल लैंड, प्लेन लैंड, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ वाटर ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे। So human settlements have been established in these parts from many centuries। ठीक है, जहाँ इंडस्ट्रीज और फार्मिंग ज़्यादा हो रहा है, जैसे पंजाब हरियाणा और बाकी एरियाज है जहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, मुंबई पुणे, इस एरियाज में पॉपुलेशन ज़्यादा है। सो फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड, प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड इन द फ्यू प्लेसेस, मतलब वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। अभी ऐसा कौन सा एरिया है? नॉर्थ इंडियन प्लेन से अपना। उसके बाद सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, बेंगलोर, चेन्नई। तो ये याद रखना है बस कि जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, जहाँ फार्मिंग अच्छा होता है, जहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा है, उसके बाद जहाँ अच्छा लैंड है, फर्टाइल लैंड है, प्लेन लैंड है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है। ठीक है, कम कहाँ है, डेंसिटी स्पार्स कहाँ है? तो कहाँ है? माउंटेनस एरियाज, जैसे मैंने बोला हिमालयन एरियाज है। उसके बाद डेजर्ट एरियाज, जैसे टेम्परेचर बहुत जहाँ ज़्यादा है, डेजर्ट एरियाज। डेंस फॉरेस्ट एरिया, जो सेंट्रल इंडिया का मैंने जगह बताया जहाँ डेंस फॉरेस्ट है। एंड डेंसिटी, सो देयर डेंसिटी स्पार्स। तो मैप देख के आप सीधा आंसर लिख सकते हो, आपको याद करने का भी जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मैप आपको याद होना चाहिए कि कहाँ कहाँ अपने एरिया में, इंडिया में कौन कौन सा जगह में क्या क्या कंडीशन है। उतना आपको पता हो गया तो आप आंसर लिख सकते हो। ऐसे बहुत सारे आंसर आप लिख सकते हो, बिना पढ़े, बिना याद किए भी लिख सकते हो। देन पिक्चराइजेशन टेक्निक, अभी इसके बारे में मैंने बात भी किया कि आप कोई भी आंसर है उसका पिक्चर क्रिएट करो। कि सपोज साइंस में आपको कोई केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, मेटलर्जी का कुछ चैप्टर है, अभी मुझे पता नहीं वो साइंस में है कि नहीं, पहले होता था कि कोई भी आपको रिएक्शन पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा 4-5 मार्क्स का कुछ एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कोई भी कुछ भी चीज़ आपको साइंस वाला एक्सप्लेन करना है, तो याद मत करो उसे, समझ लो क्या है वो। आपका एक, आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होना चाहिए कि क्या चीज़ बुक में लिखा गया है, उसका आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट होना चाहिए कि चलो ये ऐसा ऐसा पिक्चर है, और आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है कि इसके बाद ये हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, उसके बाद वो हो रहा है। तो ऐसे करते करते आपको आंसर भी उस हिसाब से फ्रेम करना है आपका खुद का। आप याद करोगे तो बीच में कुछ पॉइंट्स भूल भी जाओगे। याद करना मतलब क्या, बहुत सारे लोग बार बार पढ़ के उसको याद करते, रट्टा मारते हैं, ऐसा करोगे तो भूल जाओगे, ज़्यादा टाइम तक आप रिटेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, नाउ आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि क्वेश्चन आएगा सपोज कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में लिखो। तो हम मैप से कैसे लिखेंगे देखते हैं। कि टेक्स्ट बुक का छोड़ दो, आपको कुछ पता भी नहीं है, लेकिन मैप आपको पता है कि कौन सा जगह कहाँ है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहाँ है, ये लोकेशन आपको पता है, तो आप इस ये मैप देख के आप 6 से 7 आप लाइन्स लिख सकते हो या 6 से 7 पॉइंट्स लिख सकते हो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इंडिया का कहाँ है। सो इट इज़ बिटवीन हिमालयन माउंटेन एंड पेनिनसुलर एरिया। पेनिनसुला जो है, डेक्कन पेनिनसुला या जो पेनिनसुला एरिया है अपना, उसके बीच में और उसके ऊपर नॉर्थ में और हिमालय के साउथ में ये अपना यहाँ आता है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ठीक है, अभी यहाँ आता है अरावली रेंजेस। सो अरावली रेंजेस और अरावली माउंटेन्स आर डिवाइडिंग द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स इनटू 2 पार्ट्स। सो ये अरावली माउंटेन्स यहाँ है। टू द ईस्ट ऑफ अरावली, अरावली के ईस्ट में आता है गंगा प्लेन्स, जो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज ने बनाया है। सो टू द ईस्ट ऑफ अरावली वी आर हैविंग गंगा प्लेन्स। ओके, सो दिस प्लेन्स आर, सो ये जो अरावली रेंजेस है ये 2 पार्ट में डिवाइड करता है। यहाँ उसके ईस्ट में आता है गंगा प्लेन्स। गंगा प्लेन्स का स्लोप ईस्ट वर्ड्स है, मतलब क्या, यहाँ का जो स्लोप है ये इस तरफ है, यहाँ हाई एरिया है, यहाँ लो एरिया है, तो इसका स्लोप इस तरफ है। ठीक है, सो टू द वेस्ट ऑफ अरावली, अरावली के वेस्ट में जाओगे, सो हियर वी आर हैविंग डेजर्ट, दैट डेजर्ट इज कॉल्ड एज ग्रेट इंडियन डेजर्ट और मरुस्थली, यहाँ डेजर्ट है। ये अरावली के आप नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ आता है पंजाब, तो यहाँ उसको बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। टू द नॉर्थ ऑफ अरावलीज वी आर हैविंग पंजाब प्लेन्स। तो ये पंजाब प्लेन्स कौन से रिवर्स ने बनाया है? ये बनाया है सतलज और उसके ट्रिब्यूटरीज ने। सो दिस आर कॉल्ड एज पंजाब प्लेन्स। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये हमने इतना सा मैप देख के कुछ 4-5 पॉइंट्स हमने बनाए, तो वही टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। देखो, द डिवीजन लाइज बिटवीन हिमालयन माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला इन द साउथ। सिमिलरली इट एक्सटेंड्स फ्रॉम, हाँ ये भूल गया मैं कि कहाँ से कहाँ तक है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। ये आता है राजस्थान से लेके आसाम तक, कि राजस्थान वेस्ट, आसाम ईस्ट, इतना आपको पता हो गया। ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम राजस्थान एंड पंजाब इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट। It is mostly flat low-lying area. The North Indian plains are divided into 2 parts. So area lying to the east of Aravalli, Aravalli के east में, area lying to the east of Aravalli, यहाँ Aravalli mountains है, area lying to the east of Aravalli uh, is the basin of river Ganga and therefore it is known as Ganga plains. It slope eastward, यहाँ east पर slope है उसका। ठीक है, अभी देखो मोस्टली वेस्ट बंगाल, ये आपको पता होगा, ये इसमें आप ऐड नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ आता है सुंदरबंस, वो यहाँ जहाँ गंगा रिवर मीट करता है सी को, तो वहाँ ब्रह्मपुत्र और गंगा रिवर मीट होता है। तो ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का कुछ एरिया है जहाँ सुंदरबन डेल्टा है। ठीक है, सुंदरबन यहाँ है।
यहाँ ये दिया हुआ है, तो इट इज लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. The western parts of North Indian plains is occupied by desert. That desert is called as Thar Desert, Marusthali. Most of the Rajasthan is occupied by the desert. To the north of the desert lies the Punjab plains. तो यहाँ पता है आपको कि यहाँ इसके नॉर्थ में आता है पंजाब, तो पंजाब का जो एरिया है उसे बोलेंगे हम पंजाब प्लेन्स. The region is spread to the west of Aravallis and Delhi ranges. These plains have formed result of depositional work of river Satluj and tributaries. The slope of the plain is towards west. बिकॉज ऑफ द सॉइल हियर इज फर्टाइल, एग्रीकल्चर इज लार्जली प्रैक्टिस इन दिस एरिया. तो आपको पता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है बिकॉज सॉइल इज फर्टाइल. वापस एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहाँ आता है, हिमालय और पेनिनसुला के बीच में, टू द साउथ ऑफ हिमालय एंड नॉर्थ ऑफ पेनिनसुला प्लेटू, ये नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है. ठीक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब एंड राजस्थान इन द वेस्ट टू आसाम इन द ईस्ट. देन Aravalli ranges are dividing the plains into two parts. To the east of Aravalli, it is called as Ganga Plains because it is made by Ganga and its tributaries. It is sloping eastwards. अभी आप सुंदरबन डेल्टा के बारे में थोड़ा पॉइंट्स दोगे तो यहाँ लिखो कि द प्लेस वेयर गंगा रिवर मीट्स द सी इन बंगाल, इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, दैट एरिया इज कॉल्ड एज सुंदरबन डेल्टा. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. अभी आप हम आते हैं वेस्ट की तरफ, अरावली के वेस्ट की तरफ. टू द वेस्ट ऑफ अरावली वी आर हैविंग डेजर्ट. दैट डेजर्ट इज कॉल्ड एज थार डेजर्ट और मरुस्थली. ठीक है, मोस्ट ऑफ द राजस्थान, दैट डेजर्ट इज लोकेटेड इन राजस्थान स्टेट. अभी हम जाएंगे अरावली के नॉर्थ में. टू द नॉर्थ ऑफ अरावली वी आर हैविंग पंजाब. सो पंजाब में जो भी रिवर्स है, सतलज रिवर और ट्रिब्यूटरीज, उन रिवर्स ने बनाया है सतलज, सॉरी, पंजाब प्लेन्स. जैसे हमने देखा ये जो गंगा प्लेन्स है इसका स्लोप इस तरफ है, ईस्ट की तरफ है, लेकिन ये जो सतलज वाला प्लेन्स है इसका स्लोप है वेस्ट की तरफ. मतलब यहाँ से अगर रिवर स्टार्ट होगा तो इस तरफ जाएगा, यहाँ से अगर रिवर स्टार्ट होगा तो इस तरफ जाएगा. तो इस मैप के बेसिस पे हमने पूरा आंसर बनाया. 4 मार्क्स का आंसर ये आ सकता है, तो याद करने का जरूरत नहीं है आपको, बहुत सारे आंसर्स आप याद कर सकते हो. तो यहाँ देखो हिमालयस के बारे में आंसर है. तो मैंने एक सिंपल एक मैप जैसे, एक पिक्चर जैसे बनाया, इतना खास पिक्चर नहीं है लेकिन समझने के लिए आपको बहुत ईजी होगा. ठीक है, हिमालय कैसे एक माउंटेन रेंजेस नहीं है, देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस. हिमालय कहाँ से स्टार्ट होता है, कश्मीर से स्टार्ट होता है और अरुणाचल प्रदेश तक. ये आपको पता होगा कि हिमालयन रेंजेस के बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक पूरा हिमालयन रेंजेस है. हिमालय कैसे एक ही रेंज नहीं है, उसमें बहुत सारे पैरेलल रेंजेस है. सबसे साउथ में आता है शिवालिक, उसके बाद आता है लेसर हिमालयस, उसके बाद आता है ग्रेटर हिमालयस, और ग्रेटर हिमालयस के पार जाओगे तो वहाँ आएंगे ट्रांस हिमालयस. ये जो काराकोरम रेंजेस है वो ट्रांस हिमालयस का पार्ट है. ठीक है, तो हम इस 3 के बारे में बात करेंगे. जैसे मैंने ये फोटो में भी दिखाया है कि सबसे छोटा हाइट किसका है, शिवालिक्स का है. उसके बाद लेसर हिमालयस का हाइट ज़्यादा है, उसके बाद हिमाद्री या ग्रेटर हिमालयस का हाइट ज़्यादा है. तो हम याद रखेंगे कि साउथ से हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे हिमालय में तो हाइट इंक्रीज होते जाता है. वैसे ही यंग कौन सा है, शिवालिक, सबसे एज में यंग है शिवालिक. उसके बाद आता है लेसर हिमालयस, सबसे ओल्ड है हिमाद्री या ग्रेट हिमालयस. ये फोटो देख के आप समझ जाओगे कि हिमालयस के बारे में हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए, 3 क्या 4 पॉइंट पढ़ लिए. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये हिमालय कहाँ से आएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कश्मीर से लेके आएगा अरुणाचल प्रदेश तक. दैट विल बी द फर्स्ट पॉइंट. सो हिमालयस आर नॉट सिंगल माउंटेन, देयर आर कंटिन्यूअस पैरेलल माउंटेन रेंजेस. पैरेलल है, देखो ये, इसके बाद ये, उसके बाद ये. साउथ में आता है शिवालिक्स विच आर यंगर. देन to the north of Shivalik we are having lesser Himalayas. To the north of lesser Himalayas we are having greater Himalayas और हिमाद्री. ठीक है, हाइट ऑफ द ग्रेटर हिमालयस इज मोर एज कम्पेयर टू लेसर हिमालयस, और सबसे कम हाइट आएगा शिवालिक्स का. ठीक है, ये 4-5 पॉइंट्स हमने देख लिए. और ग्रेटर हिमालयस के एकदम नॉर्थ में आएगा ट्रांस हिमालयस. देखो अब ये टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, हिमालयस इज नॉट अ सिंगल माउंटेन रेंज, देयर आर मेनी पैरेलल रेंजेस इन द सिस्टम. साउथ मोस्ट इज नोन एज शिवालिक, मतलब सबसे साउथ में जो है उसे बोलेंगे हम शिवालिक. ठीक है, इट इज ऑल्सो द यंगर रेंज. नेक्स्ट टू शिवालिक आर लेसर हिमालयस, ग्रेटर हिमालयस, हिमाद्री एंड ट्रांस हिमालयस. तो ये क्या है, ट्रांस हिमालयस है. ठीक है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. दिस रेंजेस आर यंग टू ओल्ड रेस्पेक्टिवली, कि यहाँ ये सबसे यंग है और ये सबसे ओल्ड है. देन दिस माउंटेन रेंजेस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू वेस्टर्न हिमालयस. ये थोड़ा आप याद रखो, देखो जो हिमालयस हम बोल रहे थे कि कश्मीर में, उसे बोलेंगे कश्मीर हिमालयस. जो वेस्ट में आएंगे कश्मीर हिमालयस. थोड़ा जो हिमाचल प्रदेश में जो हिमालयस है उसे बोलेंगे कुमोन हिमालयस, और आसाम में जो हिमालयस है उसे बोलेंगे हम आसाम हिमालयस. सो वेस्ट में आएंगे कश्मीर हिमालयस. सेंट्रल हिमालयस जो हिमाचल प्रदेश में आते हैं उसे बोलेंगे कुमोन हिमालयस. उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आएंगे कुमोन हिमालयस. ईस्ट में जो आते हैं हिमालयस, जो आसाम साइड में आते हैं अरुणाचल प्रदेश में, उसको बोलेंगे हम आसाम हिमालयस. तो ये पिक्चर क्रिएट करके आपके माइंड में हिमालयस दिखना ही चाहिए आपको कि ऐसे ऐसे हिमालयस है, 3 रेंजेस है. सबसे नीचे शिवालिक, उसके बाद आएगा ग्रेटर हिमालयस, सॉरी लेसर हिमालयस, उसके बाद आएगा ग्रेटर हिमालयस. ये आपके माइंड में पूरा पिक्चर क्रिएट होना चाहिए. पिक्चर क्रिएट होगा तो आपको ये याद करने का जरूरत नहीं कि कौन साउथ में, कौन नॉर्थ में, किसका हाइट ज़्यादा है.
ऐसा पिक्चर आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए। तो हर आंसर का आप पिक्चर क्रिएट कर सकते हो। ये पिक्चर अगर आपके माइंड में क्रिएट हो गया या आपने इमेजिन करना चालू कर दिया पिक्चर, तो आप बहुत ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओगे, लाइफ टाइम भूलोगे नहीं ये। लेकिन याद करोगे, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ग्रेटर हिमालयस बड़ा है कि लेसर हिमालयस बड़ा है या शिवालिक बड़ा है। तो ऐसे याद करने का कोशिश करो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हम पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि ये मैप देख के आप पता कर सकते हो कि कौन से एरियाज में इंडिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन से एरिया में कम है, उसका रीज़न क्या है। जैसे देखो, यहाँ पॉपुलेशन कम है, क्यों? यहाँ हिमालयन माउंटेन्स है, तो माउंटेन्स में लोग कम रहते हैं। यहाँ थोड़ा पॉपुलेशन कम दिख रहा है हमें। यहाँ पॉपुलेशन क्यों कम है? क्योंकि यहाँ डेजर्ट है। ठीक है, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा दिख रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ प्लेन्स है। जहाँ प्लेन्स होता है, जहाँ फर्टाइल लैंड होता है, वहाँ लोग ज़्यादा रहते हैं। सिटीज़ की बात करेंगे हम, यहाँ मुंबई है या दिल्ली है, कोलकाता, चेन्नई, वहाँ आपको पॉपुलेशन ज़्यादा दिखेगा क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। तो ये मैप के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं, पॉपुलेशन चैप्टर पढ़ सकते हैं पूरा। देन ये ब्राज़ील का भी देखो, ब्राज़ील का आप क्वेश्चन का आंसर सीधा फ्रेम कर सकते हो कि हाउ पॉपुलेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्राज़ील, क्वेश्चन आया तो पॉपुलेशन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ब्राज़ील। मोस्ट ऑफ द पीपल लाई इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ब्राज़ील। 300 किलोमीटर्स का जो स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, द दिस प्लेसेस आर मोर, यर पॉपुलेशन इज मोर, यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा आहे, इकडे पॉपुलेशन खूप जास्त आहे, लोकसंख्या जास्त आहे। ठीक है, आपण जर वेस्टला गेलो कि हम लोग जब ये एंटर करते हैं ब्राज़ील के इंटीरियर पार्ट्स में, वहाँ पॉपुलेशन कम है। अब इसका रीज़न क्या है? आपको पता है कि यहाँ ज़्यादा रेनफॉल होता है, यहाँ अमेजॉन रिवर बेसिन है, डेंस फॉरेस्ट है, तो यहाँ उसके वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा रहता नहीं है, वहाँ लोग ज़्यादा रहते नहीं, क्योंकि वहाँ डेव्हलपमेंट ज़्यादा नहीं हुआ है। सो असं करून आपण आन्सर फ्रेम करू शकतो की ब्राझीलचा जर बघितलं, ब्राझीलचा जो पूर्व किनारा आहे किंवा ब्राझीलचा जे पूर्व भाग आहे, दक्षिण पूर्व भाग आहे, त्या भागात जास्त लोक राहतात। ह्याचं कारण काय? कारण इकडे सर्वात जास्त पहिले लोक बाहेरून यायला लागले, तिकडे राहायला लागले। सो पोलोमध्ये सर्वात जास्त लोक राहतात, सो पोलो, रिओ डी जेनेरियो। ठीक आहे, जसं आपण आतमध्ये जातो ब्राझीलमध्ये, जेव्हा आपण पश्चिमेकडे जातो, या बाजूला जर तुम्ही गेलात तर इकडे खूप घनदाट जंगल आहे। त्यानंतर इकडे पाऊस खूप पडतो, रस्ता नाही आहे जाण्यासाठी। अशा कारणामुळे जे वातावरण आहे ते खूप रोगट आहे। अशा कारणामुळे काय होतं, तिकडे जास्त लोक राहत नाहीत। मग त्यामुळे फक्त सर्वात जास्त लोक इकडे राहतात। तर असा आपला नकाशा आपल्या समोर असला पाहिजे। नकाशा समोर असल्यानंतर आपण काय करू शकतो, उत्तर बनवू शकतो स्वतः। पाठ करायची पण गरज नाही है तुम्हाला। ये पूरा चैप्टर आप इस मैप के बेसिस पे पढ़ सकते हो। ये दोनों मैप के बेसिस पे पॉपुलेशन का आधा चैप्टर तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, वापस देखो, यहाँ हमने देखा था कि अभी आपको समझ में आना चाहिए कि ब्राज़ील में यहाँ बारिश ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्लाइमेट के चैप्टर में मैप दिया हुआ है कि यहाँ बारिश ज़्यादा हो रहा है, यहाँ बारिश कम है। यहाँ बारिश कम है तो क्या होगा, यहाँ प्लांट्स भी कम रहेगा, प्लांट्स कम रहेगा तो यहाँ क्या होगा, इस एरिया को बोलेंगे कटिंगा, तो यहाँ थॉर्नी ट्रीज मिलेगा आपको। ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, क्यों एवरग्रीन है? क्योंकि यहाँ बारिश ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ ग्रासलैंड्स है, यहाँ ग्रासलैंड्स है क्योंकि यहाँ बारिश कम होता है। ये ऐसे करके आप सीख सकते हो। ब्राज़ील का आपको किसी ने पूछा कि ब्राज़ील का फिजियोग्राफी डिवीजन बताओ, तो ये मैप आपके मन में आना चाहिए कि चलो ब्राज़ील में यहाँ क्या है, गुआना हायलैंड्स है, यहाँ या गुआना उच्चभूमी मराठीमध्ये। इकडे गेलो तर ब्राज़ीलियन हाईलैंड, यहाँ आप देखोगे तो एस्कार्पमेंट है। ठीक है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। पाठ पाठ करायची गरज नहीं किंवा बायहार्ट करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे आशा है कि समझ में आया होगा आपको। और ये सब चीज़ मैंने बताया कि एक दिन में किसी को याद नहीं होता है। ठीक है, आपको रिवाइज करना चाहिए। जो मैंने बोला था माइंड में मैप क्रिएट करो, ये बार बार आपके माइंड में क्रिएट होना चाहिए कि एक बार आपने क्रिएट कर दिया, आपको पता है कि चलो ऐसे ऐसे मैप मुझे माइंड में दिख रहा है, उसे बार बार इमेजिन करने का कोशिश करो, बार बार मन में रिवाइज करो कि ये पॉइंट्स आपके रिवाइज करते रहो। टेक्स्ट बुक भी जाके देखने का जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स आप मिस कर रहे हो तो जाके देखो टेक्स्ट बुक में या आपके डाइजेस्ट में, कहीं भी जाके देखो। लेकिन बार बार आपके माइंड में वो दिखेगा तो आप याद करोगे और ज़्यादा टाइम तक रिटेन करोगे, लाइफ टाइम भी भूलोगे नहीं है। लेकिन बाय हार्ट करोगे, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे। तो कुछ टाइम के बाद आपको रिवाइज करना चाहिए। इसे जो कीवर्ड्स मैंने बताए थे, वो कीवर्ड्स आपके मन में बार बार आपको रिवाइज करना है, कि याद करने का कोशिश करना है। जब भी आप खाना खा रहे हो या जब भी ब्रश कर रहे हो, तो कीवर्ड्स इतना याद रखो कि चलो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मुझे पूरा क्वेश्चन तो नहीं पता है, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ कीवर्ड्स पता है, तो वो कीवर्ड्स याद करने का कोशिश करो। या जो हमने देखा था कि जो मैंने नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के बारे में बताया, हिमालयस के बारे में बताया, उसे बार बार रिवाइज करो आपके माइंड में। और कुछ टाइम के बाद जाके देखो टेक्स्ट बुक में आपने सही से रिवाइज किया है क्या। ऐसे करोगे तो आप ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाओगे और एग्जाम में भूल ही नहीं पाओगे। ये आप आसानी से लिख सकते हो आंसर। याद करोगे तो भूल जाओगे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। मुझे आशा है कि वीडियो आपको हेल्प करेगा।
अगर ऐसे वीडियोस आप देखना चाहते हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियोस आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।